everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our day 13 where we are solving IGNU questions in 30 days 30 session series. हम लोग 30 days 30 session series कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग IGNU questions solve कर रहे हैं for sociology and these are really important questions because IGNU material बहुत vast है and this is the best way to cover all the important aspects of IGNU, right? So those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. Now, if you guys want the PDF of this series, आप लोगों को ये Telegram ज़रूर से join करना है because इस Telegram पे ही आपको इसका PDF मिलेगा. ओके तो स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में भी 20 क्वेश्चंस हैं. मिनिमम हम लोग इस सेशन में 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं. जिस दिन मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा उस दिन हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यू गाइस नो द रूल्स. आप लोगों को आफ्टर दी सेशन कमेंट में मुझे बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए. ओके, so here is question number 1. This question is not made by me. This question was directly in your IGNU notes. IGNU notes में जो एक्सरसाइज वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन मेंशन था, तो मैंने एज इट इज़ इसमें एक और ऑप्शन ऐड करके यहाँ पर लगा दिया है. ठीक है, देखो, गिवन बिलो आर सम सोशल सिचुएशंस विच अमंग्स देम कैन बी कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप. इनमें से कौन सा है बेसिकली जो प्राइमरी ग्रुप है? मीटिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग अ समिट, चिल्ड्रन प्लेइंग खो खो इन अ फील्ड, अ फेमिनिस्ट लीडर एड्रेसिंग वुमेन लेबरर्स, या फिर स्कूल प्रिंसिपल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन एन असेंबली. Which will be primary group? It is a very easy question and it is very important कि आप लोगों को ऐसे basic concepts एकदम clear हों कि primary group क्या होता है, secondary group क्या होता है. ठीक है, यहाँ से questions आते हैं. I hope everyone is answering in the chat. The correct answer is B. जिन्होंने B आंसर दिया है, very good. Children playing खो-खो in a field will be your primary group because यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लोज रिलेशन है, कुछ इंटीमेट रिलेशन है. जब बच्चे साथ में खेलेंगे तो दे विल टॉक, दे विल बी फ्रेंड्स टू ईच अदर, राइट? सो देयर इज अ इंटीमेट रिलेशनशिप, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एंड दैट इज वाई इट इज प्राइमरी ग्रुप. बाकी तीनों में अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स वॉज नेवर एड्रेस्ड बाई एमाइल दरखाइम. इनमें से कौन सा टॉपिक है जिसपे एमाइल दरखाइम ने कभी भी कोई काम नहीं किया? Sociology of religion, sociology of education, sociology of crime and sociology of gender. So जिन्होंने एमाइल दरखाइम के बेसिक्स पढ़ रखे हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि आपको पता होगा कि एमाइल दरखाइम ने किस टॉपिक पे बिल्कुल कुछ भी नहीं बात की है. हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो एंड आंसर दो. द करेक्ट आंसर इज डी. जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड. एमाइल दरखाइम ने कभी भी जेंडर के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला है. उन्होंने कोई भी थ्योरी नहीं बनाई जो जेंडर से रिलेटेड हो. रिलीजन के बारे में वो बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं एंड क्राइम के बारे में भी वो बात करते हैं. ओके, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज सोशोलॉजी ऑफ जेंडर. क्वेश्चन नंबर 3. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसमें से आपको बताना है पढ़ के कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है. प्लीज रीड द क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू सम टाइम. हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो. Social life in modern times is a very complex and no discipline by itself can study all of it in depth. लिखा है कि सोशल लाइफ जो होती है मॉडर्न टाइम्स की वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और कोई भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो सारी चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ सके. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Now, next statement देखो. The tribal communities in India have by and large been studied by anthropologists in both their physical and social aspect. So tribal communities पे anthropologists ज़्यादा काम करते हैं as compared to sociologists and that is why this statement is also correct. All social science subjects are concerned with the behavior of people but each of them studies different aspects. So this is also correct. सारे ही social science जो हैं वो behavior of people पे focus करते हैं बट सबका जो अप्रोच है, सबका जो एस्पेक्ट्स है वो डिफरेंट है. जैसे जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आप ब्रेन, मेंटल प्रोसेसेस इन पे फोकस करोगे, राइट? बट जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर पे फोकस करोगे कि वो किस तरीके से मनी के साथ डील कर रहे हैं, राइट? सो हर सोशल साइंस का जो एस्पेक्ट है वो अलग अलग है बट हम पढ़ते सब में बिहेवियर ऑफ पीपल ही हैं. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड. तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं.
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना रीडिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ाओ, ठीक है, यानी कि चीज़ों को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि वो स्टेटमेंट कह क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस स्किल से सॉल्व हो जाते हैं। एंड नाउ हाउ कैन यू इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट, तो उसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो डेली, आप लोग कोई मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट देन रीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, इग्नू नोट्स को भी रीड कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज फाइंडिंग सम शॉर्ट नोट्स एंड दे आर ऑलवेज रनिंग कि मुझे कुछ ईजी सा मिल जाए, मुझे कुछ 5 पेजेस में पूरा सिलेबस मिल जाए। दैट इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई एनी एग्जाम, बिकॉज सोशोलॉजी में रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो गेट एग्जाम हो, चाहे नेट हो। इवन नेट में और गेट में तो कॉम्प्रीहेंशंस भी आते हैं जहाँ आपका रीडिंग एबिलिटी ही टेस्ट होता है। CUET PG में नहीं आता है बट आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी कि आपका रीडिंग अच्छा है तो आप क्वेश्चंस को कर पाओ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज सोशली डिफाइंड लोकेशन और प्लेस। इसमें से कौन सा है जो सोशली डिफाइंड लोकेशन और प्लेस है, स्टेटस, रोल, इंस्टीट्यूशन या फिर कल्चर। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। हमेशा याद रखो कभी भी लोकेशन या प्लेस की बात होगी तो वो स्टेटस होगा, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट पोजिशनल एस्पेक्ट, ओके। और रोल हमेशा बात करता है बिहेवियरल एस्पेक्ट की, ओके, बिहेवियरल। सो ये कीवर्ड्स दोनों याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सोसाइटी इज डायरेक्टली लिंक टू व्हाट, सोशल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनफॉर्मल ग्रुप्स या फिर ग्लोबलाइजेशन। इसमें से कौन सा है जो नेटवर्क सोसाइटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड यू गाइस हैव टू टेल मी कि नेटवर्क सोसाइटी पे किसने बात की है, ओके। कमेंट में आपको मुझे ये बताना है। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। नेटवर्क सोसाइटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। एंड देयर इज वन थिंकर जो इस पे बात करते हैं और उनकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मुझे नाम भी बताना है और उनकी बुक्स भी शेयर करनी है, ठीक है। कोई भी एक स्टूडेंट तुरंत इस सेशन के खत्म होने के बाद कमेंट में मुझे बता देना, ओके। सो मैं उसको पिन कर दूंगी सो दैट अदर स्टूडेंट कैन ऑल्सो सी दैट, जिनको नहीं पता है। Now, question number 6. Sociology has been involved in the study of network. We all know कि हम लोग सोशोलॉजी में नेटवर्क्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ थिंकर्स आते हैं जैसे वेलमैन, फिशर, ग्रेनोवेटर। अब आपको ये बताना है कि ये जो स्टडी ऑफ नेटवर्क है ये किस पे फोकस करता है। द रोल ऑफ सोशल टाइज एंड इंटरैक्शन इन शेपिंग नेटवर्क्स, द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर ड्यू टू टेक्नोलॉजी, द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑन नेटवर्क फॉर्मेशन या फिर द रोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन शेपिंग सोशल रिलेशनशिप्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी। एंड बताओ आंसर क्या होगा। यू जस्ट हैव टू टेल मी कि स्टडी ऑफ नेटवर्क्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं इन सोशोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज, those of you who are giving A answer, very good, it is A, okay। now ये जो थिंकर है ना ये आपको याद रखने हैं, मैंने यहाँ पर ये इसीलिए ऐड किया है सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर कि स्टडी ऑफ नेटवर्क में या सोशल नेटवर्क टॉपिक में कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, ठीक है। सो इनका नाम ज़रूर से याद रखना और कहीं पे इसको नोट कर लेना, बिकॉज सोशल नेटवर्क जो टॉपिक है सोशोलॉजी का वो सोशल ग्रुप के साथ हम लोग पढ़ते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। प्लीज रीड द क्वेश्चन, हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो एंड आंसर मी इन दी चैट। सो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सोशल कंट्रोल इज एन एस्पेक्ट ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड दस इट इज परवेसिव टू सोशल लाइफ ऑन द होल। क्या सोशल कंट्रोल सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में होता है। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे फैमिली, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन। क्या इन सब में हम सोशल कंट्रोल को पढ़ पाते हैं। सो यस, ये स्टेटमेंट सही है। सोशल कंट्रोल सारे ही सोशल इंस्टीट्यूशंस में आता है, राइट। बिहेवियर ऑफ पीपल इज कंट्रोल्ड बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंक्शंस। यू ऑल नो व्हाट इज सैंक्शन, राइट। सैंक्शन का मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जब हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं तो हमें रिवॉर्ड किया जाता है और जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें पनिश किया जाता है, ठीक है। सो पॉजिटिव
जो सैंक्शन होगा वो ये होगा जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाए, है ना, जब भी आप कोई अच्छी चीज़ करो। और जब आप कंफर्म करो, एक्चुअली कंफर्मिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है। जब आप नॉर्म्स को कंफर्म करते हो तो उसको हम लोग कंफर्मिटी कहते हैं। और जब आप कंफर्म करते हो नॉर्म्स को तो पॉजिटिव सैंक्शंस होते हैं। और जब आप नहीं कंफर्म करते हो तो निगेटिव सैंक्शन होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको रिडिक्यूल किया जा सकता है, आपको कोई पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। लॉ वगैरह में भी निगेटिव सैंक्शंस वी ऑल नो। तो स्टेटमेंट 2 भी एकदम करेक्ट है। सो ऑप्शन ए जिन्होंने दिया, वेरी गुड, ए ही करेक्ट ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ओके, नाउ look at question number 8. What does the term contention refers to? Contention का मतलब क्या होता है? A friendly agreement between two parties, a formal contract between employees and employers, a strategy for teamwork and cooperation, या फिर a dispute or disagreement over an issue. Contention को हम लोग हिंदी में कहते हैं विवाद. So please हिंदी वाले students इसको read करो. The correct answer is इट इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। विवाद का मतलब देखो हिंदी में तो एग्जैक्ट वर्ड ही आ गया है कि किसी मुद्दे पर विवाद या असहमति, ठीक है। तो यही होगा आंसर इसका। कभी भी जब कोई डिस्प्यूट होता है, कोई इशू पे डिसएग्रीमेंट होता है, दैट इज कंटेंशन। ओके, प्लीज रिमेंबर इट इज जस्ट अ टर्म दैट आई फाउंड इन द की टर्म्स ऑफ इग्नू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 3 फीचर ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर व्हाट? आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फीचर बताने हैं, इसमें से कौन से 3 हैं, यानी एक होगा, जो नहीं होगा उसको हमें टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताए दे रही हूँ ये चीज़। 3 फीचर में से एक नहीं होगा तो जो नहीं होगा उसे हमें टिक करना है, ये मैं ऐड करना भूल गई हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, बेसिकली आ सर्विस इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्नीशियंस, वास्ट साइंटिफिक नॉलेज, या फिर एब्सेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। कौन सा होगा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फीचर नहीं है? कभी कभी एनटीए भी ऐसे क्वेश्चंस बना देता है जहां पर आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको वहां पर भी लगाना पड़ेगा। द करेक्ट आंसर इज डी। वेरी इजी क्वेश्चन, जिन्होंने डी आंसर दिया, वेरी गुड। एब्सेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी होगा क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तो इनइक्वालिटी और ज़्यादा होती है, कोई पुअर होता है और कोई बहुत रिच होता है, राइट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में भी थोड़ा सा चेंज है गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट अराइज इन इंडस्ट्री इन मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पे डज नॉट होगा, ठीक है, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट किसकी वजह से नहीं होते हैं आपको ये बताना है। वर्किंग कंडीशन, एलिमिनेशन ऑफ वर्क प्लेस हायरार्की, रिक्वायर्ड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिव टू पे। तो इसमें से कौन सा है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट नहीं होते हैं इंडस्ट्रीज में जो मॉडर्न सोसाइटी में होती हैं? सो क्या होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। प्लीज रिमेंबर, इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोग वर्क प्लेस हायरार्की को एलिमिनेट कर देंगे तो उसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? वर्किंग कंडीशन पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आपको काम करने के लिए अच्छी कंडीशंस नहीं मिल रही हैं तो आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट होगा, राइट, कंपनी से। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर उतनी आपके पास नहीं है जैसा आपको काम दिया गया है तो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिव टू पे, यानी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी गई है बट उसके हिसाब से आपको पे नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट का रीज़न हो सकता है। बट अगर वर्क प्लेस से हायरार्की को हटा दिया जाए तो फिर इतना कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनोसाइड? जीनोसाइड का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इट टारगेट्स इंडिविजुअल बेस्ड ऑन पर्सनल डिस्प्यूट, it involves violence aimed at destroying a particular group, it occurs only during wartime, या फिर it is solely an economic conflict. Which is the primary feature of genocide? The correct answer is B. Okay, it involves violence, please remember, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट जीनोसाइड के बारे में सबसे पहले बात किसने की है या फिर कॉइन किसने किया है, तो एक नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, दैट इज राफेल लेम्किन। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस नेम। ओके, मैं राफेल फिर से लिख देती हूँ।
Okay, so Raphael Lemkin is the name that you have to remember. He coined it. Okay, in case exam mein aa jaye, you should know. Okay. Question number 12. Which of the following statement about AIDS acquired immunodeficiency syndrome is correct? AIDS is caused by a bacterial infection. HIV is responsible for causing AIDS. AIDS develops immediately after HIV infection या फिर a vaccine is available to cure AIDS. Now यहाँ पर this question becomes important for those जिनके syllabus में social problem है. If you have social problem in your syllabus, then this question becomes important because वहाँ पर prostitution भी आता है and prostitution के साथ हम लोग AIDS को भी पढ़ते हैं. So the correct answer is, also you have to remember the full forms of HIV and AIDS as well. Okay. The correct answer is, it is B. जिन लोगों ने B आंसर दिया है, वेरी गुड. जो एड्स है वो HIV से होता है. इट इज़ नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, और एड्स जो है वो इमीडिएटली भी नहीं होता है. ओके, इट टेक्स टाइम. वैक्सीन इसके बारे में कोई है नहीं. देयर इज नो वैक्सीन फॉर एड्स. सो डी ऑप्शन भी गलत है. ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट. दैट मीन्स एड्स जो है वो HIV से होता है. दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल प्रॉब्लम इज करेक्ट? इसमें से कौन सा है जो सोशल प्रॉब्लम के बारे में सही है? रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली गाइज. ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन. सोशल प्रॉब्लम्स हैव हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी. सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स. ऑल ऑफ द अबव. यू हैव टू चेक कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्या. सो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है. द करेक्ट आंसर इज डी. सारे ही स्टेटमेंट सही हैं. सारे सोशल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एक आइडियल सिचुएशन से जब हम हट जाते हैं तभी कॉज होते हैं. ठीक है. सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए. सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारे फैक्टर्स से हो सकते हैं. देयर इज नो सिंगल फैक्टर. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट वाज द ट्रेडिशनल रोल ऑफ चंडाला कास्ट इन हिंदू सोसाइटी? सो चंडाला या फिर हिंदी में देखो है तो चंडाल, इस कास्ट को हम लोग किस रोल में देखते हैं, यानी क्या रोल होता है इनका ट्रेडिशनली? परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल, इंगेजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स, डिस्पोजिंग ऑफ कॉर्प्स या फिर गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग किंगडम्स. सो प्लीज रिमेंबर गाइज, चंडाला कास्ट इज अ टाइप ऑफ अनटचेबल कास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है, ये एक हिंदू अनटचेबल कास्ट है. प्लीज रिमेंबर, जब आप लोग अनटचेबिलिटी का टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर आपको इस कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड इट इज इन योर इग्नू नोट्स ओनली. ओके, सो प्लीज रिमेंबर इट इज सी, दैट इज शवों का निपटान करना. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं. यू हैव टू टेल मी कि क्या होगा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है. आई एम गिविंग यू सम टाइम, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करो. A marginal man is one who has not been able to give up the traits of his cultural past, nor has been able to assimilate with the new culture. Thus, he is a man in transition placed between two culture. मैंने मार्जिनल मैन आपको पढ़ाया है. जामिया वाले क्वेश्चंस के थ्रू भी मैंने वहाँ पर नोट्स ऐड करके आपको आई थिंक पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे याद है. सो इफ़ यू डोंट नो देन ऑल्सो यू हैव टू रीड अबाउट इट. ओके, जो भी टॉपिक्स आपको इस इग्नू सीरीज से पता चल रहे हैं, आई वुड रियली सजेस्ट कि उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैनी स्टूडेंट्स डोंट नो कि मैम कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं. सो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल रहे हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए. दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. मार्जिनल मैन वही होता है जो एक कल्चर को गिव अप भी नहीं कर पाता है और दूसरे कल्चर में प्रॉपरली एसिमिलेट भी नहीं हो पाता है. सो ही इज मैन इन ट्रांजिशन. ठीक है, दो कल्चर के बीच में ही इज स्ट्रगलिंग एंड उसको हम लोग मार्जिनल मैन कहते हैं. नाउ यू हैव टू टेल मी कि मार्जिनल मैन किसका कॉन्सेप्ट है. देयर इज वन थिंकर who talks about it. Okay, you have to search it and you have to tell me in the comment section. Okay. Question number 16. Races and Cultures of India is written by whom? D.N. Majumdar, T.N. Madan, Ghure या फिर Srinivas. Very important book. Races and Cultures of India. The correct answer is A. जिन्होंने A आंसर दिया है, वेरी गुड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. नाउ दिस इज अ न्यू टॉपिक, सो इसको ध्यान से पढ़ो. व्हाट इज द कोर बिलीफ ऑफ प्री मॉडर्निज्म? प्री मॉडर्निज्म
का कोर बिलीफ आपसे पूछा है रिगार्डिंग नेशंस और एथनिक आइडेंटिटी. Please remember, pre-modernism is a concept that we study when we study about nations, we study about ethnic identity, okay? They are fluid and change over time based on historical process. यहाँ पर they is ethnic identity, okay? So they are fixed, natural and ancient. They are solely determined by economic factors या फिर they emerge only in modern industrial society. So pre-modernism का मतलब क्या होगा? Those of you who don't know, guess करने की कोशिश करो what could be the correct answer. The correct answer is B. Please remember guys. सो प्री मॉडर्निज्म कहता है कि एथनिक आइडेंटिटीज जो है वो फिक्स होती हैं, नेचुरल होती हैं, एंशियंट होती हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैंने नोट्स ऐड किए हैं इसमें, सो लेट अस सी. देखो, pre-modernism is the idea that nations or ethnic identities are fixed, natural and ancient. Pre-modernists argue that each individual has single inborn ethnic identity. ये कहता है pre-modernism कि आप जिस भी ethnic identity में born होते हो ना, वो ही आपकी identity होती है. ये independent होती है historical processes से, यानी history के थ्रू आप अपने ethnic identity को नहीं change कर सकते. ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है. इसके अलावा द टर्म प्री मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद एडवर्ड शिल. सो दिस इज गिवन बाय एडवर्ड शिल एंड क्लिफर्ड गियर्ड. सो दोनों नाम अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो इनके बारे में याद रखना. ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है, क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, यू शुड जस्ट नो व्हाट इज प्री मॉडर्निज्म, दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल वाटर पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन. सो नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई थी? इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं गाइज. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड जीके देखना चाहिए. ओके, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. द करेक्ट आंसर इज बी. 1987 है. जिन्होंने तुक्का लगा के आंसर बताया है, वेरी गुड. सो बी होगा इसका आंसर. ओके, यहाँ पर देखो मैंने सारे इंपॉर्टेंट वाटर रिलेटेड जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो ऐड कर दी हैं. इसमें आपको जो ये छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन लिखा है इस पर फोकस नहीं करना है, बट कौन से साल पे कौन सा ईयर आया, 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ऐसे याद रखना है. ठीक है, 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, देन 1977 में इसको रिन्यू किया गया था. सो बस इन सारे एक्ट्स के नेम याद रखना. ठीक है, जैसे 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जिसको हम लोग EPA कहते हैं. देन 1987 में नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी. देन 1987 में नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम आया था. सो इतने ही अगर पढ़ लोगे ना, दैट इज़ मोर देन इनफ. इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक एग्जाम में आएगा. और वेटलैंड कंजर्वेशन 2010, देन अटल मिशन रिजुविनेशन अमृत, ये भी आता है, इसका फुल फॉर्म आ जाता है. नेशनल प्लान कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसका भी फुल फॉर्म आ जाता है. सो बस इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है. ठीक है, जो जो मैं टिक कर रही हूँ दोज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. ओके, नेशनल लेक से भी आ जाता है. स्पेशली गेट और नेट वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी है. ठीक है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई वुड से, तो बेटर रहेगा. अपने नोट्स में शॉर्ट में ऐड कर लेना. ठीक है, अच्छा ये वाला भी है देखो, 1985 मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑन सोशल कंट्रोल एंड कलेक्टिव बिहेवियर. सो सोशल कंट्रोल कलेक्टिव बिहेवियर ये किसका बुक है? नेल सैंडरसन, रॉबर्ट एजरा पार्क, राल्फ टर्नर या फिर फेडरिक थ्रैशर. किसने लिखी है ये बुक? ऐसी अनकॉमन बुक्स आती हैं एग्जाम में एंड इट इज़ अ वेरी फेमस बुक ऑल्सो. द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज रिमेंबर, नहीं पता था तो प्लीज इसको नोट्स में ऐड कर लो. ओके, question number 20 and the last question of today's class. Violation of dash evokes an emotional response and instead of the mere raising of eyebrow or ridicule, a strong group action follows. जब भी आप इसको violate करते हो ना तो आपको एक बहुत भयानक इमोशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है. ठीक है, जबकि छोटी मोटी चीज़ें आप करते हो तो आपको थोड़ा सा रिडिक्यूल कर दिया जाएगा. जैसे आपने देखा होगा ना, मम्मी या पापा हमारे हमें आँखें दिखा देते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, राइट. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर जब आप वॉयलेट करोगे ना तो बहुत भयानक तरीके से इमोशनल रिस्पॉन्स आएगा. सो मोरेज में आएगा, फोक वेज में, कल्चर में या वैल्यू में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. हमेशा याद रखो, मोरेज ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं फोक वेज से. ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई भी वॉयलेशन करोगे किसी मोरे का तो आपको बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, कहने का मतलब ये है. ओके, सो हिंदी में भी देख लो, रीति रिवाज कहते हैं हम लोग मोरेज को, ऐसे भी याद रख सकते हो बेटर वे में. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने मार्क्स आए हैं.
एंड इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट एंड आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो यहाँ पर मेंशन है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। अगर कोई भी डाउट हो सोशोलॉजी रिलेटेड तो मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हो। ओके, किसी एग्जाम से रिलेटेड भी हो देन ऑल्सो। एंड दिस इज़ द ऐप जो आपको डाउनलोड करना है बहुत जल्द। इस पर फिर से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है फॉर CUET PG, नेट एंड गेट। सो ये ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। ओके।